गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 12th का पहला टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी अपन पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। समझना, जब कोई आवेश रुका हुआ है तब क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखना, यदि कोई आवेश रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील का मतलब जैसे एक ही वेग से चल रहा है, मान लिया कोई आवेश है 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो एक न तो 30 का 35 होए न 30 का 25 होए, एक नियत वेग से चल रहा है, तब उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और यदि कोई आवेश त्वरण से चल रहा है, त्वरण का मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले उसका वेग है 30 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद उसका वेग 30 से मान लिया 32 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, उसके वेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तब उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देखना, यदि कोई आवेश स्थिर है तब उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। यदि कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है तब उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और यदि कोई आवेश त्वरण से गतिशील है, यानी वेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न होंगे। अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे सिर्फ जब आवेश रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर विद्युत की परिभाषा होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर विद्युतिकी। ठीक है। अब देखना, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा समझना। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसमें 11 ही प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हूं, तो अब Na+, अब प्रोटॉन तो हो गए 11, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यानी प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो अपन धनावेश यहाँ पर देखना, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो हो गए 11, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यानी प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो अपन धनावेश की परिभाषा क्या देंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसको क्या कहते हैं, धनावेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उसमें प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसको धनावेश कहेंगे। इसी प्रकार ऋणावेश की परिभाषा देखना, जैसे अगर मैं कहूँ क्लोरीन का, क्लोरीन के अंदर देखना परमाणु क्रमांक होता है 17। अब इसमें से मैंने 17 का मतलब प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब में से एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन Cl-। तो इसमें प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो, वो ऋणावेश कहलाता है। धनावेश की परिभाषा क्या होगी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वो धनावेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें प्रोटॉनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो, उसको क्या कहते हैं, ऋणावेश। ठीक है। अब अपन एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग दिया था कि समान आवेशों में तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव करना है, एक प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध करना है। तो वो प्रयोग क्या है देखना, दो लेते हैं कांच की छड़ें, दो लेते हैं रेशम के कपड़े।
दो कांच की छड़ ली, दो रेशम का कपड़ा लिया। कांच की छड़ को रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से। ध्यान रखना, कांच की छड़ को किसे रगड़ेंगे? रेशम के कपड़े से। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, समझना, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। ध्यान रखना, तो कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में जाएंगे। माना 5 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में गए हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो इस पर जैसे 5 प्लस का आया। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ 5, इसने 5 ग्रहण किए हैं तो इस पर 5 माइनस का आएगा। इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ को भी मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा है, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन किसको स्थानांतरित हो गए? रेशम के कपड़े को। तो माना इसमें भी मैं 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो कांच की छड़ हो गई धनावेशित, रेशम का कपड़ा हो गया ऋणावेशित। अब क्या करते हैं, एक कांच की छड़ को तो यहाँ धागे से लटका देते हैं और इसके पास दूसरी कांच की छड़ लेकर जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण होता है। दोनों छड़ों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये प्रयोग क्या दर्शा रहा है? समान आवेशों में प्रतिकर्षण। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल प्रयोग है। दो कांच की छड़ें लेंगे, दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है कांच की छड़, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के कारण ये तो हो जाएगी धनावेशित, ये हो जाएगी ऋणावेशित। दूसरी कांच की छड़ के साथ यही होगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? रेशम के कपड़े में। तो ये हो जाएगी धनावेशित और ये हो जाएगा ऋणावेशित। फिर एक कांच की छड़ को धागे से लटका देंगे और इसके पास दूसरी कांच की छड़ लेकर जाएंगे, तो अपन देखते हैं इन दोनों छड़ों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब दूसरा एक और प्रयोग देखते हैं। एक तो लेते हैं यहाँ पर एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़, दूसरे लेते हैं बिल्ली की खाल। तो दूसरे प्रयोग में देखना, दूसरे प्रयोग में यहां मैं लूंगा एबोनाइट की छड़ और यहां लेंगे बिल्ली की खाल। इसमें क्या होगा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ूंगा तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में जाते हैं, तो बिल्ली की खाल तो हो जाएगी धनावेशित और एबोनाइट की छड़ हो जाएगी ऋणावेशित, क्योंकि बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। सेम ये कि यहाँ पे भी होगा। अब इन दोनों छड़ों को लटका कर एक दूसरे के पास लाते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसमें क्या करेंगे, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल तो हो जाएगी धनावेशित, एबोनाइट की छड़ हो जाएगी ऋणावेशित। सेम ये कि इसमें भी होगा। अब इन दोनों छड़ों को पास ले जाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब मैं क्या करता हूँ, एक पे तो लटकाता हूँ यहाँ पर धनावेशित कांच की छड़ और दूसरे पे लटकाता हूँ एबोनाइट की छड़। जैसे यहाँ पर मैं अगर कांच की छड़ को लटका दूँ और यहाँ एबोनाइट की छड़ को लटका दूँ, ये तो है धनावेशित कांच की छड़ और ये है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की जगह प्लास्टिक की छड़ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों छड़ों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इन प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि समान आवेशों में तो हमेशा होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण। ये जो दो प्रयोग बताए, इन प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। अब देखना, इसमें किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा। तो सबसे पहले देखना, मैंने बताया था कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, तो उसमें कांच की छड़ धनावेशित थी, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित था। बिल्ली की खाल एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़, तो बिल्ली की खाल धनावेशित हो रही थी,
एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो रही थी। इसी प्रकार अगर ऊनी कपड़े से एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़, यहाँ पर एम्बर पदार्थ या रबड़, इनको अगर रगड़ें तो यहाँ पर ये धनावेशित होगा और ये ऋणावेशित होगा। ये टेबल है, इसमें किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो कौन सा धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा। तो सबसे पहले वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, तो उसमें कांच की छड़ धनावेशित होगी, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। दूसरा जो है यहाँ पर बिल्ली की खाल और एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़, तो उसमें बिल्ली की खाल हो रही थी धनावेशित, प्लास्टिक एबोनाइट की छड़ हो रही थी ऋणावेशित। तीसरा है ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़े से एबोनाइट, प्लास्टिक की छड़, रबड़ या एम्बर पदार्थ, इनको रगड़ें तो इसमें ऊनी कपड़ा धनावेशित होगा और ये वाले क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। तो ये टेबल नोट कर लेना ताकि पता रहे कि इन दो पदार्थों को आपस में मिश्र